नमस्कार, मैं पंचम कुमार। आप सबका स्वागत है द मल्टी कलर न्यूज चैनल में, जिसमें आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि जुड़े हैं, जिनका शिक्षा जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिनके नेतृत्व में महाविद्यालय ने शिक्षा, अनुशासन और नवाचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिनका शिक्षा और प्रबंधन में वर्षों का अनुभव रहा है। सर ने कई राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया है, कई शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं और छात्रों के बीच एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे शिक्षा के बदलते स्वरूप के बारे में, छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर उनके दृष्टिकोण के बारे में, और साथ ही कुछ प्रेरणादायक बातें जो हमारे लोगों को मार्गदर्शन का काम करेगा। सर, आपका द मल्टी कलर न्यूज चैनल में सर स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ संक्षिप्त में सर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार राम है और मेरा पैतृक निवास डंडार कला गांव में है, वो ये पलामू जिला के पांकी प्रखंड में स्थित है। और हमारा सारा पढ़ाई लिखाई जो भी हुई है वो रांची में हुई, चूँकि हमारे पिताजी का नौकरी था रांची में वुमेन्स कॉलेज में, और एक लिपिक वर्ग में वो कार्यरत थे और वहीं से वो रिटायरमेंट भी हुए हैं। और हमारा जितना भी पढ़ाई लिखाई हुआ वो सारा रांची में हुआ है। और मैं मरवाड़ी हाई स्कूल से माध्यमिक परीक्षा का बोर्ड पास किया हूँ और उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी में रांची कॉलेज से इंटरमीडिएट बीए और एमए किया और साथ ही साथ वहाँ से डॉक्टरेट भी मैंने किया। हमारे घर में मेरे पापा हैं, माँ हैं और हमारे 2 भाई 1 बहन हैं। और हमारी शादी 2006 में हुई थी, हजारीबाग जिले में झंडा चौक जो शहर है वहाँ पे हुई थी। और अभी फिलहाल हमारी जो जीवन संगिनी है वो हमारा हाउस वाइफ है। और हमारे 3 बेटी और 1 बेटा है। बेटी मैट्रिकुलेशन अभी लिखी है, 11th में एडमिशन कराना है। बीच वाली बेटी जो है सेकेंड वाली वो अभी स्कूली शिक्षा में है 8th क्लास में, और उससे थर्ड वाली जो है वो अभी ये LKG में है और छोटा 1 साल का है। और हम लोग 2 भाई 1 बहन है, जिसमें से 1 भाई अभी मेरा ये भी पब्लिक नंदाजी स्कूल में टीचर्स हैं। हमारी बहन है, हमारी बहन का शादी पांकी थाना के आतेहार पंचायत में हुआ है। लेकिन हमारे जो बहनोई हुए वो रक्षा मंत्रालय में इंजीनियर है, जो अभी दिल्ली में पोस्टेड है और अभी लोग दिल्ली में ही रहते हैं। छोटा वाला भाई अभी तैयारी में लगा हुआ है। तो संक्षिप्त, और अभी मैं मध्य प्रदेश महाविद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही साथ पंचायत पद का भी कार्य देख रहा हूँ। सर, आप शिक्षा को ही सर अपने कैरियर के रूप में क्यों चूज किया? क्योंकि सर इसके अलावा भी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिंग हो गया सर, और भी बहुत तरह के लाइन है, लेकिन आप सर शिक्षा को ही अपना क्षेत्र क्यों चुना? जहाँ तक शिक्षा को चुनने की बात है तो मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे खेल और संगीत वगैरह सब में रुचि है, लेकिन खासकर शिक्षा को मैं इसलिए चुना कि शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो यहाँ पे नीचे से लेकर ऊंचे तबके के लोग आते हैं और उन्हें कुछ बताने का मौका मिलता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कुंजी है कि आप जितना बांटोगे, शिक्षा एक ऐसा धन है कि आप जितना बांटोगे उतना आपका शिक्षा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये शिक्षा है कि ये परिवार के बीच में रहने का मौका मिलता है, समाज के बीच रहने का मिलता है और एक सभ्य नागरिक की पहचान रहती है। इसीलिए मैंने शिक्षा को ही चुना है। सर, अपने कुछ शैक्षणिक सर उपलब्धियों के बारे में कुछ संक्षिप्त में सर बताएं। मेरी शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं तो मैं
जब यहाँ अपने गांव से, पैतृक गांव से जब 1984 में रांची गया था, तो सर्वप्रथम मैं बालिका शिक्षा भवन, जो एक बंगाली है और कोएड था, तो 1 से 5 क्लास तक मैं वहाँ शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद 6 से मैट्रिकुलेशन तक मैं मारवाड़ी हाई स्कूल, जो रांची में स्थित है, मैं वहाँ किया और वहाँ उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद मैं 1996 में मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन लेकर उत्तीर्ण हुआ और यह रांची कॉलेज रांची में पढ़ाई की और 1999 में मैं बीए किया, स्नातक की पढ़ाई की और 2001 में स्नातकोत्तर किया। उसके बाद जैसे ही मैंने किया, अपनी तैयारी कर ही रहा था और इस बीच में अनेकों नौकरियों के लिए मैंने प्रयासरत रहा। उसके मुख्य परीक्षा तक मैं गया, इंटरव्यू तक भी पहुंचा। जैसे ही 45वीं बीपीएससी मैंने इसे निकाला, द्वितीय जो झारखंड लोक सेवा आयोग था उसके मुख्य परीक्षा तक गया मैं। लेकिन क्या कहिएगा, किस्मत की जो है, जो कहा गया है कि भाग से ना ज्यादा और समय से पहले ना किसी कुछ मिला और ना मिलेगा, तो इस तरह से हमारा बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा और अंततः हम अपने पैतृक निवास, जो हमारे मजदूर किसान महाविद्यालय, यहाँ पे संचालन हुआ, शुरुआत हुई थी। हमारे कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ आओ और कॉलेज को संभालो, तो मैंने आया और हमारे मुख्य रूप से मार्गदर्शक के रूप में हमारे पिता हैं, जो मैं उन पे गर्व करता हूँ कि वो शिक्षा विभाग में रहकर हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ तक पढ़ाई कराए और उनके प्रेरणा से ही आज हम यहाँ पर हैं और उन्होंने ही भेजा कि आप जाओ। और मैं यहाँ आया और 2004 से मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ अर्थशास्त्र विभाग से और उस समय से लेकर अब तक हम का सफर काफी अच्छा रहा और आज हम प्रिंसिपल के पद पे कार्य कर रहे हैं और करने का मौका मिल रहा है, लोगों के बीच जाने का मौका मिल रहा है और इस तरह से सारे काम लोग कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में सर आप मजदूर किसान महाविद्यालय डंडार कला के सर प्रिंसिपल हैं, तो सर अभी तक का सफर सर कैसा रहा आपका, उसके बारे में सर कुछ बताएं था। हाँ, ये अच्छी बात है, आपने पूछा कि प्राचार्य पद तक आने तक का आपका सफर कैसा रहा जी। क्योंकि इस पद पे आने के लिए बहुत संघर्षपूर्ण सफर लोगों का बीतता है, या किसी भी पद, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी पद पे आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं जब 2004 में मजदूर किसान महाविद्यालय डंडार कला पाकी में जब मैं पोस्टेड हुआ, नियुक्त हुआ, तो उस समय यह महाविद्यालय कुछ भी नहीं थी। मान के चलिए कि मतलब कुछ था ही नहीं, लेकिन सबके सहयोग से और अपनी मेहनत के इसके बल पर इस महाविद्यालय को, संक्षिप्त में बोलना चाह रहा हूँ कि इस महाविद्यालय को बहुत करने के बाद प्रथम संबद्धता प्राप्त हम लोगों ने लिया, वो था 2005 से 8 सत्र का और मात्र 5 विषयों में ही लिया। उसके बाद फिर लगातार संघर्ष किया, तो फिर मिला 6 विषय, फिर मिला 4 विषय और इस तरह से 15 विषयों का हमारा संबंधन मिला और इसमें काफी संघर्षपूर्ण रहा। और उस समय मतलब यूं कहिए कि उसमें कोई था नहीं करने वाला, तो प्रथम कमिटी में भी मैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में रहा, परीक्षा नियंत्रक के रूप में, मतलब जो भी था, केवल प्रिंसिपल पद छोड़ के बाकी सब पहला पद पे हमने काम किया और काफी लगन के पूरा जीवन बिताया। और इस तरह से संघर्ष करते करते हम लोग 16 में इस महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता प्राप्त ली और उसके बाद पहला अनुदान हम लोग को मिलना शुरू हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग का कई तरह की कंडीशनें होती है और कंडीशन में हम लोगों ने ट्वेप में रजिस्ट्रेशन कराना था, वो सारा चीज कराया। उसके बाद से हम लोग का नियमित रूप से चलने लगा
और इससे पहले मेरे मेरे से चार्ज आने से पहले यहाँ पे डॉक्टर प्रेमचंद महतो प्रिंसिपल थे और वो महाविद्यालय को चला लगभग 20 साल चलाए, लेकिन उसके बाद अब चलाने में असमर्थता जताया और उन्होंने रिजाइन मारा। और रिजाइन मारने के बाद मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जीबी ने इसे निर्णय लेकर मेरे नाम पर मुहर लगा दी कि आप प्रिंसिपल बनोगे, आप प्रिंसिपल के पद पे कार्य करेंगे। और मुझे अचानक, होली का सीजन था, अचानक मुझे ये पत्र मिलता है। थोड़ी देर के लिए मुझे शौक लगा कि भाई मैं कैसे संभालूंगा इस पद को, क्योंकि प्रेमचंद महतो जी हैं, लेकिन फिर भी सबके सहयोग से मैं इस पद को संभाला और आज सफल रूप से आज यहाँ पे आया। और यह पद हम 29 मार्च 2022 में इसको हमने पद ग्रहण किया और उस समय से लेकर आज तक मैं कार्य करता रहा हूँ निस्वार्थ ईमानदारी पूर्वक, जो आप लोग के सामने समक्ष है प्रस्तुत है। सर, जब कोई भी बच्चा सर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले सर उस कॉलेज की विशेषता के बारे में सर वो पहले सोचता है कि वहाँ क्या क्या खासियत है। तो सर इस कॉलेज का सर क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? हाँ, सही बात कहा आपने कि क्वेश्चन सवाल अच्छी है कि इस महाविद्यालय की क्या खासियत है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह शांति निकेतन की तरह एकांत है, साउंड पॉल्यूशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है ना, और किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, एकदम साफ सुथरा है और नेचुरल हवा के बीच में एक शांति निकेतन की तरह ये महाविद्यालय अवस्थित है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ किसी तरह का छात्रों के साथ कोई दिक्कतें नहीं होती है। यहाँ के शिक्षक अच्छे हैं, कर्मचारी अच्छे हैं, जो भी होता है बच्चों का तकलीफ होती है, समस्याएं होती है, यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी उसको समाधान करने में लगे रहते हैं ताकि बच्चों को कोई सुविधा ना हो सके। और इस तरह से काफी अच्छा बच्चों को सुविधा मिला है आज। और मिलने की वजह से हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ पाकी के ही नहीं, जितने पलामू जिला के एरिया के हैं, वो बिहार के हजारीबाग तरफ का, रांची की तरफ से, मतलब चारों तरफ से बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने और एडमिशन लेते हैं और अपना एग्जामिनेशन देते हैं और इसको फिर एग्जामिनेशन अच्छा रिजल्ट होता है। और रिजल्ट के मामले में हमारा कॉलेज अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत सारा कार्यक्रम भी चलाई जाती है। यूनिट भी है हमारा एनसीसी और एनएसएस, इसके माध्यम से बच्चों का ठहराव होता है। जहाँ बच्चों को जाने का अपने से नहीं जा सकते हैं, वहाँ ये इस यूनिट के माध्यम से कॉलेज वहाँ पे बच्चों को भेजती है और अपने पूरे देश, केवल जिला में ही नहीं, प्रखंड में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, बल्कि देश स्तर पे हमारे बच्चे अपना नाम कमा रहे हैं। सर इस कॉलेज में सर कौन कौन से कोर्स का पढ़ाई सर होता है? हाँ, इस महाविद्यालय में मुख्यतः 2 कोर्स चलाए जा रहे हैं जी। जिसमें से कला संकाय है। कला संकाय में 15 विषयों में पढ़ाई होती है और वह 15 विषय है हमारा पहला इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिलोसफी, संस्कृत, साइकोलॉजी, उर्दू, सोशोलॉजी, कुड़ू, खोटा, मैथ। इस तरह से 15 विषय में अस्थायी संबद्धता प्राप्त भी है और इतने बच्चों की पढ़ाई, सब्जेक्ट विषयों की पढ़ाई होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग चले तो वाणिज्य संकाय में भी हमारा पढ़ाई होता है, उसमें भी बच्चे हैं और वाणिज्य संकाय के माध्यम से बच्चे चार्टर अकाउंटेंट वगैरह में भी जाने का प्रयास रहते हैं। वही दूसरी तरफ देखिए, हमारा साइंस के लिए विश्वविद्यालय ने एनओसी दे रखा है, लेकिन कुछ कतिपय कारणों के कारण हम लोग इसको नहीं खोल पा रहे, लेकिन प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी हम लोग यहाँ बीएससी की भी पढ़ाई कर लें। और बीएससी के साथ साथ हम लोग का ये प्रयास है कि यहाँ जीएनएम और एनएम की भी पढ़ाई हो, वोकेशनल की पढ़ाई हो, ताकि हमारे बच्चे बाहर पलायन ना करें, यहीं से हमारा बच्चों को सब कुछ मिल सके
ताकि अपना कैरियर में वो आगे बढ़ सके, सुधार करे। सर इस महाविद्यालय में प्लेसमेंट या कैरियर गाइडेंस का सर सिस्टम क्या है? हाँ, ये हमारे इस महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग के लिए या प्लेसमेंट के लिए हमारा एक सेल बना हुआ है। उस सेल का नाम है प्लेसमेंट सेल, और इस प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हम विभिन्न समय समय पर विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित करते हैं। हमको कंपनियां आती हैं और इसके माध्यम से हमारे बच्चों को प्लेसमेंट देने का काम करती है। हमारे बच्चे गए भी हैं और काफी प्लेसमेंट का काम चल भी रहा है। सर इस महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सर सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? हाँ, इस महाविद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता उठाने के लिए सबसे पहले हमारे कर्मचारियों में ये कहा गया, पहला चीज छात्र और टीचर में एक अच्छा संवाद हो, अच्छी अनुशासन हो। तो अगर शिक्षक और छात्रों में अगर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, कम्युनिटी गैप रहेगा, तो हम एक अच्छे शिक्षा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग की प्राथमिकता होती है कि टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा रहे। और जहाँ तक अच्छी गुणवत्ता के लिए हम लोग प्रयास किए हैं कि यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, पीएचडी धारक टीचर्स हैं, नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ताकि बच्चों को अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करा दे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें बच्चों के साथ आती क्या है कि दो तरह के बच्चे हमारे हैं, लड़का और लड़की। लड़कों में क्या होता है कि क्योंकि बहुत ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये महाविद्यालय है, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय होने की वजह से यहाँ के बच्चों में आर्थिक तंगी होती है और पढ़ाई का भी जुनून सवार होता है। इसलिए पढ़ाई को पूरा करने के लिए और परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो बाहर चले जाते, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कमाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास करने में उन लोग को दिक्कतें होती, फिर भी वो एग्जामिनेशन देते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। जहाँ दूसरी ओर अगर देखते हैं लड़कियों का, तो लड़कियों के साथ बहुत सारा लाइबिलिटी होती है। पहला कि गार्जियन, जो आजकल की जो दौर चल रहे हैं, इस दौर में गार्जियन को डर सा बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे भी जो है विश्वास को तोड़ रखे हैं गार्जियन के, इसलिए गार्जियन जल्दी बच्चियों को भेजना पसंद नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सी दिक्कतें होती है। लेकिन जो गार्जियन समझते हैं वो अपने बच्चियों को भेजते भी हैं, और इसके माध्यम से क्लासेस होती है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, जिसके कारण बच्चों में अच्छा सुधार होता है। और इस तरह से बहुत सारे डिजिटल क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ट्यूटोरियल क्लासेस चलती है, एक्टिविटियां कराई जाती हैं अच्छी गुणवत्ता शिक्षा लाने के लिए और बच्चों के ठहराव के लिए। सर इसमें क्या लैब का, लाइब्रेरी का, खेल कूद का, ये सब का भी सर सुविधा दिया होगा? हाँ, यहाँ पे हमारे पास ई लाइब्रेरी की सुविधा है, ऑफलाइन लाइब्रेरी की सुविधा है, और स्टडी करने की सुविधा है बच्चों का, कि बैठ इधर उधर ना बैठे, लाइब्रेरी में जाके बैठ किताबें अपना अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद किताब को फिर जमा कर दे। ई लाइब्रेरी जो कंप्यूटराइज लाइब्रेरी है, कंप्यूटर के माध्यम से भी बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो डिजिटल, चूंकि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है, संसार है, पूरा डिजिटल हो गया है, और इस डिजिटल की दुनिया में हमारा जो ई लाइब्रेरी है, ये हमारा एक स्मार्ट क्लास है। इस तरह से हमारे 3 स्मार्ट क्लास है, जिसमें एक डिजिटल स्टूडियो है, उसमें ऑन रिकॉर्डेड क्लासेस चलते हैं, ऑन रिकॉर्डेड क्लासेस चलते हैं। यूट्यूब चैनल अपने महाविद्यालय का अपना है, उसके माध्यम से भी बच्चों का हम लोग क्लास करवाते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक अच्छे योग्यताधारी शिक्षक हैं और बच्चों को सारी सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महाविद्यालय में सर क्या क्या पहल की गई है? हाँ, ये सबसे बड़ी चीजें हैं कि हमारे यहाँ क्वाइट एजुकेशन संस्था है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पढ़ते हैं,
और छात्राओं के लिए, विशेषकर छात्राओं के लिए सबसे पहले उनकी सुविधा और सशक्तिकरण के लिए हम लोग सबसे पहले एक एंटी रैगिंग सेल बनाए हैं जी। और गिरेबान सेल भी है। जो भी बच्चियों का गिरेबांश होता है, बच्चों का गिरेबांश होता है, उस सेल के माध्यम से कंप्लेन करते हैं, उनका निवारण होता है। एंटी रैगिंग के सेल है, उसके माध्यम से बच्चियों में किसी तरह का कोई उस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए वो एंटी रैगिंग सेल देखती है। इसके कुछ टीम्स बनाए हुए हैं सशक्तिकरण महिलाओं की, छात्राओं की सुरक्षा के लिए, वह टीम इनको देखती है ना। अब रहा सशक्तिकरण करने के लिए, तो सारा देश जो है महिलाओं को सशक्त करने में लगी हुई है और आज सचमुच महिलाएं सशक्त हुई है। उसी के तहत हमारे छात्राएं भी सशक्त हुई हैं। और इसके लिए हम लोग करते क्या है कि समय समय पे संगोष्ठियां कराते हैं, बच्चों में खेल कूद कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, जिससे उनके, और ये मोटिवेशनल होता है, और मोटिवेशनल होने की वजह से बच्चियां जो है, छात्राएं जो है अपने आप को इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है और अपने आप को सशक्त करती है। और इस सब अच्छा उन लोग का परफॉर्मेंस रहने के बाद बच्चियों को भी बाहर हम लोग भेजते हैं। जैसे अभी 2024 में हमने हमारे एनएसएस यूनिट की चांदनी कुमारी, जो स्वतंत्रता दिवस पे लाल किला पे दिल्ली में झंडा फहराने गई थी। 23 में हमारे एनसीसी के सोनाली कुमारी गई थी। और इस तरह से हमारे अभी अभी भी जीता जागता उदाहरण एक है कि हमारी महाविद्यालय की एक बच्ची जो इंडियन आर्मी की प्रथम महिला है, जो छात्रा है, हमारी छात्रा, वो इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे कॉलेज की बच्ची कमांडो फोर्स में भी है और होमगार्ड्स में भी है। तो इस तरह से हमने देखा है कि हमने कोशिश किया है, हमारे प्रयास से, हमारे अर्थक प्रयास से, सहयोगियों के प्रयास से हमारी छात्राएं अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे आगे है। सर, अगर हम इस महाविद्यालय में शिक्षकों का चयन या उन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है उससे संबंधित सर अगर देखें तो सर उसका प्रोसेस क्या है? जहाँ तक योग शिक्षकों की बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली का जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, उसके तहत हम लोग इनका नियुक्ति प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके लिए हम लोग सर्वप्रथम हम लोग एक रेजुलेशन निर्णय लेते हैं और निर्णय में पास करते हैं बैठक में रेजुलेशन के साथ, और उसको जो है हम लोग राज्य स्तर के, देश स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करते हैं विज्ञप्ति, और उस विज्ञप्ति के आधार पे अभ्यर्थियों का आवेदन आता है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी करने के बाद उनका पैनल लिस्ट निकाला जाता है और उनको लिखित परीक्षाएं भी होती है। उसके बाद लिखित परीक्षा पास करने के बाद उनका ओरल भी होता है, मौखिक परीक्षाएं होती, इंटरव्यू होता है। उसमें विश्वविद्यालय की ओर से 3 एक्सपर्ट आते हैं जो रीडर रैंक के होते हैं, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, और उस साक्षात्कार में विशेषज्ञों के द्वारा अनुशंसा की जाती है। उसके बाद उनका चयन होता है, चयन होने के बाद उनको नियुक्त किया जाता है, और उसकी नियुक्ति, उसके बाद हम योगदान कराते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, और इसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर जाते हैं। लेकिन उनके साथ शर्त होती है कि अगर आप एकेडमिक सुधार अच्छा नहीं करते हैं, आपका एकेडमिक अच्छा नहीं होता है, तो बगैर सूचना के आपको हटा भी दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है, ये प्रोसेस है, और इसके माध्यम से हमारा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मसीह शिक्षकों का नियुक्ति लेते हैं, नियुक्ति करते हैं, जो बच्चों को अच्छा ज्ञान और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। क्योंकि शिक्षकों की भी जो योग्यताएं होती है
वो एमए में कम से कम 55%, साथ ही साथ नेट क्वालिफाई, साथ ही साथ पीएचडी होगा, तभी वैसे शिक्षकों को हम लोग यहाँ पे नियुक्त करते हैं। सर अगर हम इसी में सर छात्र और शिक्षकों के बीच का जो संवाद है उसको बेहतर बनाने के लिए सर क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? जहाँ तक शिक्षक और छात्र के बीच जो संवाद बनाने का जो अच्छा बेहतर तरीका है कि हम अगर एक दूसरे का इज्जत करें, क्योंकि कल जो देखा जाता था कि शिक्षक और गुरु में शिक्षक और छात्र में बहुत अटूट संबंध हुआ करता था। क्योंकि अगर शिक्षक बूढ़ा हो गया है और छात्र बड़ा हो गया है तो उस पर जो मान्य उस समय दिया जाता था वो बुढ़ापा होने पर भी दिया, लेकिन आज वो चीज खत्म होते चला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जो मामला है ये कहीं ना कहीं दोषवार है। जो जितनी सुविधाजनक होती है उतना ही खतरनाक होता है। और टीचर संवाद के लिए हम लोग दोनों की संवाद अच्छा हो, इसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षक को अपने आप में शालीनता लाना होगा, नर्मता लाना होगा, नैतिकता लाना होगा, समाज सोशलिस्ट बनना होगा, सामाजिकता लानी होगी। अगर ये सारी सोच रहेगा तभी हम छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की युवा जो है वो दुलार प्रेम खोजता है, अगर ये नहीं मिलेगा, आप अगर उसे तन की बात करो तो अगर आप थोड़ा सा तन से वो 10 कदम तनेगा। इसलिए जितना हो सकता है नैतिक के आधार पर उससे बात करें, उसके बीच जानने का प्रयास करें, साथ ही साथ दोस्ताना व्यवहार। सबसे बड़ी चीज है दोस्ताना व्यवहार। आपको समय पे स्टिक हो जाए, लेकिन समय पे दोस्ताना व्यवहार हमेशा किया जाना चाहिए। अगर आप में दोस्ताना व्यवहार आप बच्चों के साथ नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे रिगार्ड नहीं करेंगे। सर प्रिंसिपल के तौर पर सर अभी तक सबसे बड़ा चुनौती सर क्या रहा आपका? प्रिंसिपल जब से मैंने पद संभाला है चुनौती भरा ही जीवन गुजर रहा है। और सबसे बड़ा मेरे अंदर चुनौतियां ये है कि बच्चों में नियमित रूप से मैं कक्षाएं कैसे चला सकूं, बच्चों का ठहराव कैसे कर सकूं, शिक्षकों को बच्चों के प्रति क्लास करने पे प्रेरित कैसे करूं। और सबसे बड़ी चुनौतियां मेरा ये है कि कॉलेज को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सके। हम प्रयासरत है और उस ओर हम बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पैतृक निवास स्थान पे है और मैं चाहूंगा कि मेरा पैतृक निवास स्थान पे जो ये कॉलेज अवस्थित है ये ऊंचाइयों को हमेशा चूमे और इस सफलता की ओर आगे बढ़े। इसीलिए मैं जी जान से लगा हूँ, इसीलिए मेरा जान भी चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन इस कॉलेज को मैं आगे बढ़ाने में हर में प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। सर प्रिंसिपल बनने के बाद सर ये कॉलेज में मुख्य क्या क्या बदलाव हुए सर आपके प्रिंसिपल बनने के बाद? सर जैसे आपके पहले क्या था और आपके प्रिंसिपल बनने के बाद इस कॉलेज में क्या क्या बदलाव हुआ? चूंकि जीवन परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है और समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है और इसके आगे अगर हम परिवर्तन में ना चले तो फिर जीने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरे प्रिंसिपल बनने की बात सबसे पहले मैंने कोशिश किया है कि इसको नियमित रूप से महाविद्यालय को मैं संचालन कर सकूं और जो जीबी और कर्मचारियों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, जो गवर्निंग बॉडी कहते हैं, तो उनको मैंने कोशिश किया है कि कर्मचारी और जीबी के कम्युनिकेशन गैप को दूर करें और नजदीकियां लाएं। और हमारे जो दानदाता सदस्य जो कॉलेज को खड़ा किया है, जो दान देते जो शिक्षा प्रेमी लोग खड़ा किया, उन लोगों को मैं प्रयास किया हूँ कि एक साथ सबको नजदीक लाकर और एक अच्छा समन्वय स्थापित करना। अब रही बात बदलाव करने की, जहाँ तक बात की, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमें नैक भी कराना है, उसके तहत हमने 36x60 का हमने 2 हॉल बनवाया
कैंटीन का निर्माण कराया। अभी हम बाहर बाहर में बागीचा वगैरह जो था, ग्रीन गार्डन बनवाया, जो ग्रीन कैंपस, ग्रीन कैंप क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस का जो स्लोगन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो दिया है, उसके तहत हम लोगों ने ग्रीन कैंपस के लिए पूरा पेड़ पौधा भी लगाया है। इसके पहले भी हम लोगों ने काफी पेड़ पौधे लगाए, जो हरियाली है, जो शुद्ध वातावरण में हमारा है। बच्चों की सुविधा के लिए हमने ये कोर्स पूरा एरिया को वाईफाई का एरिया बनाया, और यहाँ ग्रामीण जनता भी, जो बच्चे हैं, जनता नहीं, बच्चे जो है, जो पढ़ाई की प्रति रुचि रखते हैं, वो बच्चे भी यहाँ इंटरनेट का फायदा उठाते हैं आसपास। मैंने उस पर लॉक नहीं लगाया और अपना फायदा वो लोग उठाते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये इंटरनेट, पूरी इंटरनेट हमने सुविधा दिया है बच्चों को। और उसके बाद कंप्यूटर लैब है हमारा। कंप्यूटर में करीब 28 कंप्यूटर हैं वहाँ पे बच्चे बैठ के अपना स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हमारा 3 स्मार्ट क्लास है, जिसमें से एक स्टूडियो, डिजिटल स्टूडियो है। उसमें भी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑन रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है, बच्चे करते हैं। और उसमें उसके माध्यम से डिजिटल जितनी भी क्लासेस, यूट्यूब चैनल अपना है कॉलेज का, वो सारी सुविधा हम लोग दे रखा है। यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस की जो सुविधाएं हम लोगों ने किया है, इस स्तर पे एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से बच्चों को मैं बाहर भेजने का प्रयास करता हूँ, और उसके माध्यम से बच्चे काफी जॉब में गए हैं और अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है। जब मैं प्रिंसिपल नहीं था, उसके पहले भी ये सारा काम करता था। कल को था कि हमारी कलम में ताकत नहीं थी, आज कलम में वो ताकत है। लेकिन कल हमें कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में रहा एनएसएस का, और इसके माध्यम से भी कॉलेज का हमेशा रौनक बढ़ा रहा। हमारे बच्चों को बाहर मैंने भेजा, जहां हमारे बच्चों को जाने की कोई अपनी क्षमता नहीं थी, जैसे जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, मुंबई, गोवा, उसके बाद छत्तीसगढ़, मुंबई, चेन्नई, उसके जमशेदपुर, मतलब चारों तरफ बच्चे हमारे गए हैं। और इसके माध्यम से बच्चों का काफी इम्प्रूव हुआ है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों आदि छात्र, शिक्षकों में, कर्मचारियों में वो खुशी की लहर है। कल उन लोगों को वेतन मिलने में काफी दिक्कतें थी, महीना 2 महीना 6 महीना हो जाता था, परेशानियां होती थी। लेकिन आज समय पे 5 तारीख को कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर देता हूँ। ये सारी चीजें हैं। पढ़ाई का माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर बच्चे नहीं है तो शिक्षक अध्ययन करते हैं, बैठ के अध्ययन करते हैं, और हम लोग एक शिक्षक पढ़ाते हैं और हम लोग बैठ के उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और मैंने कोशिश किया है कि इसके माध्यम से अभिभावकों का मीटिंग करें, और बच्चों में संगोष्ठी का लगातार सेमिनार्स वगैरह भी चल रहे हैं, ताकि बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे लगातार हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, ब्लड डोनेशन वगैरह सारी चीजें। तो ये सारा चीज बदलाव हुआ है, पहले की अपेक्षा में कार्यक्रम अधिक हो रहे हैं, बच्चों में सुधार अच्छा हो रहा है। और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा डेवलप करना और लोगों की नजर में आना, यह महाविद्यालय सबसे आगे है और आगे रहेगा। और हम प्रयास इसी करते रहेंगे। सर, आपके हिसाब से सर एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा विद्यार्थी सर कैसा होता है? मेरे विचार से सबसे अच्छा शिक्षक और विद्यार्थी ये है कि उनमें अनुशासन, समय की पाबंद, कोई भी काम समय पे हो, है ना, एक दूसरे का अनुशासन में ही आ गया, एक दूसरे का कद्र करना। शिक्षक जो है छात्र को समझे, छात्र शिक्षक को समझे, और दोनों में एक अनुश्रय संबंध बना सके। ठीक है, एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे, कद्र करे, तो इससे अच्छे एक शिक्षक भी बन सकते और एक अच्छे छात्र भी बन सकते। सर जो आज का सर जो शिक्षा का प्रणाली है
सर क्या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, अगर आप अपने दृष्टिकोण से सर देखें तो? हाँ, सुधार हो सकता है और इसको अगर हम धीरे धीरे अनुशासन में रहकर अगर हम देखें, सोशल मीडिया से जुड़े, लेकिन वैसे सोशल मीडिया से जुड़े जो हमारे अपने आप को विकास की और नकारात्मक सोचे उसमें ना आए, कोई काफी अच्छा है। और थोड़ी सी संघर्ष, कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे उन बच्चों का सफलता मिलना तय है। सर ये वीडियो बहुत सारे सर युवा लोग देखेंगे, तो सर आप आज के सर जो युवा पीढ़ी है उन्हें सर कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमको किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब संघर्ष करना है। आप एग्जाम्पल तौर पे आप देखे होंगे कि जब स्वयंवर रचा जा रहा था द्रौपदी का, जी हाँ द्रौपदी का, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि बहुत सूरवीर राजा महाराजा आए और उस राजा महाराजा ने प्रयास किया, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं थे, उनका मन भटका हुआ था द्रौपदी को हर रूप में पाने के लिए। तो वहां पे जब एक मछली को उसकी आंखों में मारना था तीर, लेकिन किसी को मछली का धड़ नजर आ रहा था, किसी को पूरा शरीर नजर आ रहा था, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। लेकिन वहां पे अर्जुन, क्योंकि उसकी लक्ष्य था कि मछली की आंखों में मारना, तीर को मारना, और उसने पानी में देकर, शीशा में देकर सीधा बाण चलाया और आंख में ही लगा। तो ये उसकी लक्ष्य थी। अभी अभी हम एक बार एक उदाहरण देखेंगे, नदी के किनारे एक बगुला, तो बगुला जो सफेद रंग का होता है, वो खड़ा रहता है किसकी आस में, अपने भोजन की तलाश में, आशा में कि यहाँ से मछली आएगा और मेरा भोजन बनेगा। और वो इतना तेज है, मछली भी इतना तेज है, लेकिन मछली उसकी आंखों से बच नहीं पाता है, तो और मछली उसको खा जाती है। तो कहने का मतलब कि बगुला का जो लक्ष्य है कि मछली को खाना, अर्जुन का लक्ष्य है कि मछली की आंख को तीर मारना। तो ठीक विद्यार्थियों को भी, आज के युवाओं को भी अपने लक्ष्य को पहले से चुनना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य के अनुसार जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हमारी मान के चले कि हमारा लक्ष्य है कि हवाई जहाज पे उड़ना या हवाई जहाज पे उड़ना, लेकिन हवाई जहाज में उड़ने के लिए हमको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। ऐसे आप हवाई जहाज पे नहीं उड़ सकते। कल्पना और करने दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन उसको चरितार्थ में बदलना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम युवाओं को कहेंगे कि सबसे पहले अपने लक्ष्य की को ढूंढो कि हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के अनुसार प्रयासरत रहो, संघर्ष करो, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सर आपने अपना इतना कीमती समय सर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।